नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 अगस्त सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा कॉलेज एडमिशन पहली मेरिट के बाद भी 70% तक सीटें खाली। स्पेस एक्स का 4000 किलो वजनी रॉकेट चांद से टकराया। 8690 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रहा था। नासा ने कहा धरती को कोई खतरा नहीं। हरियाणा में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, अब अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेना पड़ेगा महंगा, बदल गए हैं नियम। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों पर बरसेगा इनाम। सीएम नायब सिंह सैनी 7 अगस्त यानी कल करेंगे हरियाणा के खिलाड़ियों का सम्मान। प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी। गाड़ी का बीमा नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। नई कारों का बीमा 4 और बाइक के लिए 6 साल का होना चाहिए। हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, बैंक घोटाले के बाद सरकारी विभागों के 5 साल के खातों की जांच शुरू। वित्त विभाग ने मांगी रिपोर्ट। अब लैब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा में सिर्फ 20 रुपये में घर द्वार पर होगी खाने पीने की चीज़ों की जाँच। हांसी वाले बाबा को हुड्डा खाप की धमकी, रोहतक में प्रतिनिधि बोले हिंदी में समझा रहे, पैर छूकर माफी मांग ले। 5 दिन पहले हुड्डा शुड्डा कहा था। हरियाणा में 66 नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू, वार्ड परिसीमन के आदेश जारी। कुरुक्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात, मारकंडा नदी का कहर, कठवा गांव में खेतों और सड़क तक पहुंचा पानी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। हांसी में बनने जा रहा है पहला बैरियर फ्री पार्क, दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए होंगी इसमें खास सुविधाएं। हरियाणा में पुराने शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, साल 2028 तक टेट पास करना होगा अनिवार्य। शेख हसीना बोली दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी। 2 साल बाद वर्चुअल भाषण दिया, कैमरा ऑफ था। बांग्लादेश सरकार बोली दिल्ली में बैठकर जहर उगला। प्लास्टिक के नोट अप्रैल मई 2027 में आएंगे। आरबीआई गवर्नर बोले कम मूल्य वाले नोटों से शुरुआत होगी, ये 30 साल तक चलेंगे और अगले 2 महीने सस्ता लोन नहीं मिलेगा, ईएमआई भी नहीं घटेगी। आरबीआई गवर्नर बोले दुनिया में उथल पुथल से महंगाई बढ़ी, ब्याज दर 5.25% पर बरकरार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई भारी बारिश ने एक बार फिर से जलभराव और ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के तुरंत बाद दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे यानी NH 48 पर कई किलोमीटर लंबा भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जवान मुख्य चौराहों पर मुस्तैद होकर पानी की निकासी और वाहनों को निकालने में जुटे रहे। दक्षिण हरियाणा के जिलों में 10 से 25 मिलीमीटर के बीच बारिश से खरीफ की फसलों को संजीवनी मिली है, तो भिवानी में रुक रुक कर करीब पौने घंटे तक बारिश हुई। चरखी दादरी में 10 mm बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा रेवाड़ी, गुरुग्राम, मानेसर और नारनौल में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। साथ ही फतेहाबाद, भूना, रतिया और टोहाना में भी बीते दिन अच्छी बारिश हुई है। बारिश का यह दौर 12 अगस्त तक चलेगा। हालांकि इसके बाद मानसून के कमजोर पड़ने के संकेत है। 7 से 12 अगस्त तक बादलवाई व कहीं कहीं छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। इसके हरियाणा में बारिश के आंकड़ों में कुछ हद तक सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि 13 से 20 अगस्त तक हरियाणा, दिल्ली, NCR में कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके बाद 30 अगस्त तक शुष्क और कमजोर मानसूनी परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। खेल क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 7 अगस्त यानी कल पंचकुला में आयोजित होने वाले एक विशेष राज्य स्तरीय समारोह में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं और प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि देश के खेल परिदृश्य में प्रदेश की भूमिका सबसे अहम रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश और प्रदेश का नाम चमकाने वाले पदक वीरों को नगद पुरस्कार और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। भारत द्वारा जीते गए कुल 13 स्वर्ण पदकों में से अकेले 7 गोल्ड मेडल हरियाणा के लाल लेकर आए हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश की झोली में कुल मिलाकर 10 पदक डाले हैं, जो राज्य की बेहतरीन खेल नीति का प्रमाण है। पदक विजेताओं के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीटों को भी सम्मानित किया जाएगा ताकि उनका मनोबल बना रहे। 7 अगस्त यानी कल पंचकुला में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। हरियाणा की सरकारी, एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष के दाखिले के लिए पहली मेरिट सूची में चयनित विद्यार्थियों के लिए फीस जमा करवाने का मंगलवार अंतिम दिन रहा। इसके बावजूद हिसार के अधिकांश कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रही हैं। कई संस्थानों में अब तक केवल 25 से 30% सीटों पर ही दाखिले हो सके हैं। सबसे बेहतर स्थिति गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय की रही, जहाँ 45% से अधिक सीटें भर चुकी है। वहीं दयानंद कॉलेज, फतेहचंद कॉलेज, जाट कॉलेज, राजकीय महिला महाविद्यालय, ODM और इंपीरियल कॉलेज में अभी भी करीब
70% सीटें खाली पड़ी हैं। बड़ी संख्या में विद्यार्थी दूसरी मेरिट सूची का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें अपनी पसंद का कॉलेज और मनचाहा विषय मिल सके। इसी कारण पहली सूची में चयनित कई छात्रों ने अभी प्रवेश नहीं लिया है। संशोधित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार 4 अगस्त को शाम 6 बजे अंतिम दूसरी मेरिट सूची प्रदर्शित होगी। दूसरी मेरिट सूची में चयनित विद्यार्थी 4 से लेकर 7 अगस्त शाम 5 बजे तक फीस जमा करवाकर दाखिला ले सकेंगे। यदि इसके बाद भी सीटें खाली रहती है तो 8 अगस्त को फिजिकल काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। हरियाणा में अगले साल होने वाले 20 नगर परिषद और 46 नगर पालिकाओं के आम चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने संबंधित निकायों में वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वार्ड बंदी के लिए 1 अक्टूबर की जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा, जबकि वार्डों का निर्धारण परिवार पहचान पत्र यानी PPP के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा ने सभी 66 नगर निकायों के लिए वार्ड परिसीमन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद चुनाव की आगे की तैयारियां तेज होंगी। जिन 20 नगर परिषदों में चुनाव होने हैं उनमें चरखी दादरी, फतेहाबाद, टोहाना, सोहना, हांसी, बहादुरगढ़, जींद, नरवाना, कैथल, नारनौल, पलवल, होडल, मंडी डबवाली, गोहाना, कालका, झज्जर, नूह, भिवानी, समालखा और बरवाला शामिल है। इसी तरह 46 नगर पालिकाओं में चुनाव करवाए जाएंगे। परिवार पहचान पत्र के अद्यतन आंकड़ों के आधार पर वार्डबंदी होने से जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व होगा और चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकेगी। साल 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अब 31 अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करनी होगी। लोकसभा में कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और जयप्रकाश के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक बनने की न्यूनतम अनिवार्य योग्यता है। इससे किसी भी श्रेणी के शिक्षकों को छूट देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लिखित उत्तर में बताया कि शिक्षक भर्ती और उनकी सेवा शर्तें तय करना राज्यों का विषय है। केंद्र सरकार ने कहा कि जिन शिक्षकों ने अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें 31 अगस्त साल 2028 तक यह योग्यता हासिल करने का अवसर दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा पास करना आवश्यक होगा। यदि संभव हो तो टेट का आयोजन हर वर्ष 2 बार किया जाएगा ताकि पात्र अभ्यर्थियों और कार्यरत शिक्षकों को समय रहते परीक्षा देने का पर्याप्त अवसर मिल सके। केंद्र ने दोहराया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बनी रहेगी और उनके साथ साथ छात्रों का भविष्य में भी सुधार होगा। प्रदेश भर में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के आदेश शिक्षा निदेशालय ने जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को कहा है कि वे तुरंत प्रभाव से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करके इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजे। आदेशों में निदेशक मौलिक शिक्षा ने अप्रैल माह में जारी किए गए निर्देशों का हवाला देते हुए सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कड़ा प्रशासनिक संज्ञान लेते हुए बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट स्कूलों को बंद कराने को कहा है। इसके साथ ही बंद कराए गए स्कूलों की सूची मुख्यालय को भेजने के लिए भी कहा गया है। आपको यहाँ बता दें कि प्रदेश में 1000 से भी अधिक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल अभी संचालित हैं। इनमें से 100 से अधिक स्कूल गुरुग्राम में संचालित हो रहे हैं। यह वे स्कूल है जिनकी जानकारी शिक्षा विभाग को है। इसके अलावा भी कई ऐसे स्कूल अभी संचालित हो रहे हैं जिनकी जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं है। इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब शिक्षा विभाग सख्त हो गया है ताकि छात्रों का भविष्य खराब होने से बचाया जा सके। हरियाणा सरकार ने छोटे शहरों में अनियोजित शहरीकरण और अवैध कॉलोनियों की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा और ठोस कदम उठाया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की 76 नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए पहली बार अलग टाउन प्लानिंग नीति लागू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब इन क्षेत्रों में कॉलोनियां केवल सरकारी लाइसेंस और निर्धारित शहरी मानकों के अनुरूप ही विकसित की जा सकेंगी। अब तक नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में नियोजित कॉलोनियों के लिए स्पष्ट लाइसेंस व्यवस्था नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां विकसित होती रही है। लोग प्लाट खरीद मकान तो बना लेते थे, लेकिन बाद में सड़क, पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए वर्षों तक परेशान होना पड़ता था। नई नीति का उद्देश्य इसी व्यवस्था को बदलना है। नई नीति में डेवलपर्स की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अब केवल जमीन काटकर प्लाट बेचने की अनुमति नहीं होगी। कॉलोनी विकसित करने के लिए कम से कम 5 एकड़ भूमि का होना अनिवार्य कर दिया है। वहीं परियोजना तक 33 फुट चौड़ी सड़क का भी संपर्क और कॉलोनी के भीतर 10 मीटर चौड़ी सड़कें बनानी होंगी। कुल प्लाटों में कम से कम 50% प्लाट 150 वर्ग मीटर या फिर उससे कम आकार के होंगे ताकि मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को भी किफायती आवास मिल सके। डेवलपर को पेयजल, सीवरेज, वर्षा जल निकासी और अन्य आवश्यक शहरी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था करनी होगी। जहां सरकारी जलापूर्ति उपलब्ध होगी वहां उससे कनेक्शन लिया जाएगा, अन्यथा वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही सीवरेज नेटवर्क और आवश्यक क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना भी अनिवार्य रहेगा।
हरियाणा सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल की है। अब प्रदेशवासियों को अपने खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता जांचने के लिए किसी भी प्रयोगशाला यानी कि लैब के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को मिलावटी और घटिया खाद्य पदार्थों से बचाना है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को मिलावटी और घटिया खाद्य पदार्थों से बचाना तथा खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना भी है। मोबाइल लैब बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों, मेलों और विशेष जांच अभियानों के दौरान मौके पर ही खाद्य नमूनों की जांच करेगी। साथ ही आम लोग भी अपने घर के आसपास इन सेवाओं को लाभ उठा सकेंगे। तीज और रक्षाबंधन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने घेवर और फिरनी की विशेष जांच शुरू कर दी है। 6 जुलाई से लेकर अब तक प्रदेश भर से 122 नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं। अब नमूनों की जांच जारी है। जिस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो उसे पेट्रोल डीजल ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत बीमा न होने पर पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की समय सीमा भी बढ़ा दी है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत पेट्रोल पंपों को गाड़ियों के वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जोड़ा जाएगा। अगर किसी भी गाड़ी का बीमा वैलिड नहीं पाया जाता है तो पेट्रोल पंप पर उसे पेट्रोल या डीजल देने से मना कर दिया जाएगा। जब तक गाड़ी मालिक बीमा नहीं करा लेता तब तक गाड़ी को ईंधन नहीं मिलेगा। कोर्ट के सामने पेश आंकड़ों के मुताबिक देश की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में से लगभग 56% गाड़ियों का कोई बीमा नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार जब इन वाहनों से सड़क हादसे होते हैं तो पीड़ितों या फिर उनके परिवारों को उचित और समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता। पेट्रोल पंपों और मुख्य सड़कों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे गाड़ी के नंबर प्लेट को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी IIB और केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल के डेटा से ऑटोमेटिक तरीके से कनेक्ट करके बीमा स्टेटस चेक करेंगे। छात्र संगठन इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी इनसो के 24वें स्थापना दिवस पर हरियाणा में छात्र संघ चुनाव की बहाली, शिक्षण संस्थानों में असमान बेतहाशा फीस वृद्धि और शिक्षण संस्थानों के हो रहे भगवाकरण का मुद्दा छात्रों ने उठाया। कोकरोच जनता पार्टी के नेता भी इनसो द्वारा उठाए गए मुद्दों पर खुलकर सहमति जताई और विद्यार्थियों के हर संघर्ष के साथ देने का वादा किया। इनसो द्वारा आयोजित छात्र विजय दिवस कार्यक्रम में JJP राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इनसो संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि देश को नई दिशा और नेतृत्व देने के लिए नई पीढ़ी को अगुवाई करनी होगी। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश की 55% आबादी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है और शिक्षा व्यवस्था के हालात दयनीय हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर एजुकेशन सिस्टम न होने के चलते हरियाणा के कॉलेजों में 50% सीटें खाली रह गई है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में जहां मेडिकल की पढ़ाई 15 लाख रुपए में हो जाती है तो वहीं उसी पढ़ाई के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च करने के लिए बावजूद बच्चे रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। दुष्यंत चौटाला ने सवाल किया कि फीस में इतनी बड़ी असमानता क्यों है। उन्होंने मांग उठाई कि मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए फीस स्ट्रक्चर कमीशन का गठन होना चाहिए ताकि गरीब घर का बच्चा भी आसानी से शिक्षा पा सके। उन्होंने ऐलान किया कि विद्यार्थियों की फीस पर नियंत्रण के लिए JJP बड़ी लड़ाई लड़ेगी। वहीं पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ अब तक जितने भी आंदोलन हुए उनको क्षेत्र और धर्म के नाम पर कमजोर करने का प्रयास किए गए, लेकिन दिल्ली में हुए हाल ही में छात्रों के आंदोलन में भाजपा के हथकंडे नहीं चले। हांसी शहर में पहली बार दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरी तरह से बैरियर फ्री पार्क विकसित किया जाएगा। नगर परिषद ने महात्मा ज्योतिबा फुले पार्क को समावेशी सुविधाओं से लैस करने की तैयारी पूरी कर ली है। करीब 45 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना का टेंडर आवंटित किया जा चुका है और कार्यदायी एजेंसी ने उपकरणों व अन्य सामग्री का निर्माण शुरू कर दिया है। सामग्री पहुँचते ही पार्क में स्थापना का काम शुरू होगा। दिव्यांगजन और बुजुर्ग बिना किसी सहारे के यहाँ पर घूम सके, व्यायाम कर सके और सभी सुविधाओं का उपयोग कर सके, ये सब सुविधाएं होने वाली है। नगर परिषद इसी परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर रही है। यदि यह मॉडल सफल रहा तो शहर के अन्य पार्कों में भी इसी तरह की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पार्क में व्हीलचेयर, अनुकूल रैंप और समतल पाथवे बनाए जाएंगे। बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंटी स्किड वॉकिंग ट्रैक तैयार किया जाएगा। साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष झूले और खेल उपकरण भी लगाए जाएंगे, जबकि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अलग डिजाइन के ओपन जिम उपकरण भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा व्हील चेयर फ्रेंडली बेंच, सुलभ शौचालय और पार्क के हर हिस्से तक बिना किसी अवरोध के पहुंचने की व्यवस्था भी की जाएगी। हांसी में करीब 27 पार्क हैं, लेकिन अधिकांश सामान्य डिजाइन पर बने हुए होने के कारण दिव्यांगजन और बुजुर्ग उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसी जरूरत को देखते हुए यह विशेष पार्क विकसित किया जा रहा है।
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा द्वारा ITI पास उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिसशिप करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, बोर्ड, कॉरपोरेशन एवं निगमों में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ITI पास उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। उम्मीदवार का संबंधित ट्रेड में ITI यानी NCVT या SCVT पास होना आवश्यक है। साथ ही 10वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवार हरियाणा का स्थायी निवासी हो तथा इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल-मई के बीच लॉन्च होंगे। ये जानकारी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की 3 दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दी है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में कम वैल्यू के पॉलीमर करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। इनका मार्केट में सर्कुलेशन और इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पॉलीमर करेंसी नोट 30 साल से भी अधिक समय तक सफलतापूर्वक उपयोग में रहे हैं। भारत में कागजी नोट विशेषकर 10, 20 और 50 रुपए के छोटे नोट बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं या फिर फटने लगते हैं। गवर्नर ने कहा कि पॉलीमर नोट आने से इनकी उम्र बढ़ेगी, पानी या नमी से भी ये खराब नहीं होंगे और बार बार नए नोट छापने का सरकारी खर्च भी बचेगा। ये छूने में तो सामान्य नोटों जैसे हल्के होते हैं, लेकिन ये नोट पानी, धूल और गंदगी से खराब नहीं होते और आसानी से फटते भी नहीं है। सरकार और RBI ने पूरी तरह से यहाँ पर साफ किया है कि पॉलीमर नोट आने से पुराने कागजी नोट चलन से बाहर नहीं होंगे। अगर आप घर, गाड़ी या पर्सनल जरूरत के लिए सस्ते लोन का इंतजार कर रहे हैं तो फिलहाल ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि RBI ने ब्याज दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। इसके मायने ये है कि नए लोन की तरह मौजूदा लोन और EMI भी सस्ती नहीं होगी। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की 3 दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि दुनिया भर में जारी उठापटक की वजह से महंगाई बढ़ी है। इसके चलते फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। RBI का यह फैसला अपनी बचत के पैसे बैंक में रखने वालों के लिए राहत भरा है, क्योंकि FD पर मिलने वाला ब्याज फिलहाल कम नहीं होगा। हालांकि सभी बैंक RBI के बताए मुताबिक ब्याज दरें एक जैसी नहीं रखते। वे अपनी लागत और बाजार को देखकर इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को कम समय के लिए कर्ज देता है। इसी दर के आधार पर बैंक अपने लोन की ब्याज दर तय करते हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC हर 3 महीने में इसकी समीक्षा करती है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो सकता है। इससे होम, कार और पर्सनल लोन की ब्याज दर और EMI बढ़ सकती है। वहीं रेपो रेट घटने पर लोन सस्ते होने और EMI कम होने की संभावना बनी रहती है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 152 अंक चढ़कर 78,581 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 10 अंक की तेजी रही और यह 24,624 के स्तर पर बंद हुआ। रियल्टी, ऑटो और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं सोने चांदी की कीमत में बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,927 रुपए बढ़कर 2,25,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,760 रुपए बढ़कर 1,46,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,33,393 रुपए पर बना हुआ है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 8 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना साल 2026 में अब तक 13,000 रुपए महंगा हो चुका है, तो वहीं चांदी की कीमत में 5,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।